नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग के परिणामों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणामों को चिरसम्मत सिद्धांत ने समझाने की जब कोशिश की तो वो किस प्रकार से असफल हुआ। तो थोड़ा सा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हम एक बार फिर से समझेंगे कि क्या होता है। हमने जैसा कि देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वो होता है जिसमें हम किसी धातु की प्लेट जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उस धातु की प्लेट पर एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अर्थात जब हम किसी धातु की प्लेट पर एक विशिष्ट आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है उस आवृत्ति का प्रकाश डालें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जो प्रयोग हमने किया था उसका एक सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें एक प्लेट सी है जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिसे हम प्रकाश संवेदी प्लेट कहते हैं। इस पर प्रकाश डाला जा रहा है एस स्रोत से और इस प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुँचते हैं जो संग्राहक प्लेट है, कलेक्टर है। सी और ए के मध्य निर्वात है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन सी से उत्सर्जित हो रहे हैं वो गति करते हुए ए तक पहुंचते हैं और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था। अब यहाँ पर जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो ये है कि इस प्रकाश स्रोत एस से जो ऊर्जा प्लेट को दी जा रही है, प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा जब प्लेट सी को दी जा रही है तो उस प्रकाश की ऊर्जा का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को प्लेट के अंदर से पृष्ठ से बाहर लेके आएगा वो तो अपना काम समाप्त करके इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे देता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ जाता है। शेष बची हुई ऊर्जा उन बाहर आ चुके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं तथा ऊर्जा का शेष भाग उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर आते हैं तथा शेष बचा हुआ भाग उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वो गतिज ऊर्जा कहाँ से आती है? उसी प्रकाश से जो उस प्लेट पर गिरकर उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये गतिज ऊर्जा जो इनको प्राप्त हुई है इलेक्ट्रॉनों को, वह उसी ऊर्जा का भाग है जो ऊर्जा प्लेट पर गिरती है तथा उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है। अब चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है? चिरसम्मत सिद्धांत ने इसके प्रयोग को, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को समझाने का प्रयास किया, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता अर्थात तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी अधिक प्रकाश की ऊर्जा होगी और तीव्रता जो कि प्रकाश की तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कुल मिला के जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी तो उतनी ही अधिक प्रकाश की ऊर्जा होती है। ये कहता है चिरसम्मत तरंग सिद्धांत। और प्रकाश की तीव्रता का अर्थ होता है प्रकाश की मात्रा से। तो जितनी अधिक मात्रा हम प्रकाश की सी प्लेट पर डालेंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा सी प्लेट को मिलेगी और यदि अधिक ऊर्जा प्लेट सी को मिलेगी तो अधिक गतिज ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड मात्रा में है, जितने भी बहुत अधिक हो लेकिन है तो लिमिटेड। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो जो शेष बची हुई ऊर्जा है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है
वो प्रकाश स्रोत S से आने वाली प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। तो प्लेट C से उत्सर्जित हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? चिरसम्मत तरंग सिद्धांत। परंतु प्रयोग इसके विपरीत हैं। प्रयोग ये कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता में कोई संबंध नहीं है। तो ये पहला पॉइंट जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत ने बताया था वो बिल्कुल गलत यहाँ पे सिद्ध हो गया। प्रायोगिक परिणामों के अनुसार इसे बिल्कुल नकार दिया गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता में कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, शुरुआत में हमने ये बताया था कि जो प्लेट C है उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी हो सकता है जब आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, भले ही तीव्रता कुछ भी हो। ये प्रयोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रकाश स्रोत से S से हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ही C प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन चिरसम्मत तरंग सिद्धांत तो क्या कहता है कि प्रकाश की ऊर्जा तो तीव्रता से संबंधित है, आवृत्ति से प्रकाश की ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। अर्थात चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की ऊर्जा केवल और केवल तीव्रता से संबंधित है, प्रकाश की आवृत्ति से ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। और यदि ऊर्जा का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है तो इसका अर्थ है यहाँ देहली आवृत्ति जैसी कोई कंसेप्ट नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार प्लेट C से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किसी भी आवृत्ति पर हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्सर्जन तो आवृत्ति पर निर्भर करता ही नहीं है, उत्सर्जन तो केवल तीव्रता पर निर्भर करता है। ये बात कौन कह रहा है? चिरसम्मत तरंग सिद्धांत। तो जब आवृत्ति का उत्सर्जन से कोई संबंध नहीं है तो देहली आवृत्ति जैसी कोई कंसेप्ट चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रायोगिक परिणाम ये कहता है कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें। तो चिरसम्मत सिद्धांत इस पॉइंट पर भी फेल हो गया कि वास्तव में ये देहली आवृत्ति यहाँ पर क्यों प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आवृत्ति के पश्चात ही हमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्राप्त हो रहा है, किसी भी आवृत्ति पर क्यों नहीं हो रहा, जबकि प्रकाश की ऊर्जा तो तीव्रता से संबंधित है। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये कंसेप्ट चिरसम्मत तरंग सिद्धांत की यहाँ पर फेल हो गई कि प्रकाश की तीव्रता किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जन क्यों नहीं हो रहा, केवल एक स्पेशल आवृत्ति पर ही क्यों उत्सर्जन हो रहा है। इस चीज को चिरसम्मत तरंग सिद्धांत समझा नहीं पा। तीसरा पॉइंट यह है कि जब प्रकाश स्रोत S से हम प्रकाश C प्लेट पर डालेंगे तो इस प्रकाश स्रोत S से आने वाला जो प्रकाश है वो उस प्रकाश के पूरे तरंगाग्र में उसकी ऊर्जा फैली हुई है। अब वो ऊर्जा हम C प्लेट पर डालेंगे तो वो ऊर्जा एक तरह से इस C प्लेट के अंदर उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको बारी बारी से मिलेगी। अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का कुछ ही भाग प्राप्त कर पाएंगे। जैसे समस्त इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के अंदर वितरित हैं तो S स्रोत से आने वाले प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का कुछ ही भाग एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगा। इस प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकलने के लिए जितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए वो एक बार में नहीं मिल पाएगी। तो दोबारा जब प्रकाश की तरंग उससे प्राप्त होगी तब वो कुछ और ऊर्जा प्राप्त करेगा। इस प्रकार से उसे पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है
उस ऊर्जा को प्राप्त करने में कुछ समय लग जाना चाहिए, और जब बाहर निकलेगा तब वो आगे से आने वाले प्रकाश से और अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करके आगे गति करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा जो तरंगाग्र में वितरित होती है, उसके कारण धातु प्लेट के इलेक्ट्रॉन एक बार में संपूर्ण ऊर्जा के कुछ ही भाग को ग्रहण कर पाते हैं। तो इसका कारण इसका अर्थ यह है कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कुछ न कुछ समय तो लगना चाहिए, समय पश्चाता होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक परिणाम तो ये कहते हैं कि प्रकाश के आपतन और धातु प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती। जैसे प्रकाश प्लेट पर गिरता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कोई भी व्याख्या नहीं कर पाए। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के जितने भी प्रायोगिक परिणाम थे, उन परिणामों को चिरसम्मत तरंग सिद्धांत समझाने में पूरी तरह से विफल रहा, असमर्थ रहा। अब क्यों रहा ये हमने समझ लिया, क्योंकि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के कंसेप्ट अलग थे, यहाँ पर कुछ अलग कंसेप्ट लेके आने ज़रूरी थे। तो इस संबंध में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बेस पर थी, और इस प्रकार से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को कैसे समझाया, आने वाले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे।